बजट बेहद करीब है, 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में हम हैं धन के मुंबई के हेडक्वार्टर में, जहां आज बात होगी बजट से रिलेटेड कि बजट में इस बार क्या कुछ आ सकता है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बजट से क्या है उम्मीदें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान लाइव बैठे हैं ग्राउंड पर ईटी नाउ स्वदेश की टीम के साथ। हमारे साथ धन के फाउंडर हैं जयप्रकाश गुप्ता, हमारे साथ सीपीएआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा साहब हैं, हमारे साथ एनमी के प्रेसिडेंट कमलेश शाह जी हैं। आप तीनों से बात होगी। सबसे पहले धन के फाउंडर जयप्रकाश गुप्ता जी से जानेंगे। सर, ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए आप टेक ब्रोकिंग से जुड़े हुए हैं, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में बहुत तेजी से बदल रही है इंडस्ट्री। ऐसे में आप लोगों की क्या डिमांड है बजट में, आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? जी देखिए विश्वमन जी, ये बजट काफ़ी क्रूशल है क्योंकि इलेक्शन से पहले का ये एक बजट है। सो उम्मीदें तो बहुत हैं। अभी तक सरकार जिस रुख से काम कर रही है, लगता है कि ये बजट भी बहुत पॉजिटिव रहेगा। जहाँ तक ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात है, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे और को पैनलिस्ट हैं वो चर्चा करेंगे। एक अहम बात जो मेरी जो डिमांड होगी वो ये है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री स्टेटस मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर आप कंपेयर करें तो इंडिया में जिस हिसाब से कैपिटल मार्केट पेनिट्रेशन ग्रो हो रहा है, उसको अगर तर्ज पे रखें तो हमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, बेटर टेक्नोलॉजीज लाने हैं और इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो अगर इस ब्रोकिंग इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा तो यहाँ पे एक्सेस टू कैपिटल, ईजी एक्सेस टू कैपिटल ये होगा जो बहुत हेल्प करेगा हमें एक बेटर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, ताकि हम अपने जो भी ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स या ग्लोबल पेयर्स हैं उनके बराबरी कर सकें। यानी नए जमाने की न्यू एज ब्रोकिंग फॉर्म है, तो इनकी मांग यही है कि इंडस्ट्री स्टेटस, जो भी सेबी रजिस्टर्ड जो मार्केट इंटरमीडियरीज है उनको इंडस्ट्री स्टेटस मिले। उसका फायदा ये होगा कैपिटल एक्सेस में आसानी होगी, इनको अपना दायरा बढ़ाने में आसानी होगी और ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव मार्केट में कॉम्पीट कर सकते हैं और यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी इससे देश में मदद मिलेगी। हमारे साथ सीपीआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा साहब है। सर, कमोडिटी मार्केट काफी चैलेंजिंग मार्केट है और आप उसको यहाँ पर कर रहे हैं, क्या कुछ फिलहाल करने की इनिशियल स्टेज में जरूरत है ताकि 2 दशक के बाद भी हम काफी पीछे ग्लोबल लेवल से तुलना करें? कई सारे ऐसी कमोडिटी है जहां पर हम सबसे बड़े उत्पादक होने के बाद भी आज भी प्राइस टेकर है, सेटर बनने से बहुत दूर है। क्या कुछ करने की जरूरत है सर? धन्यवाद विश्वमोहन जी। देखिए, कमोडिटीज मार्केट का मैं एक स्टडी, थोड़े डाटा पॉइंट्स देता हूं कि हम कोविड के से पहले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे। एक स्टडी है मैकेंजी की जो कहती है 40% जो है 5 ट्रिलियन का ये कमोडिटी स्फीयर से आएगा। तो हमारे को इंश्योर करना है कि जो हमारा कमोडिटी इकोसिस्टम है रोबस्ट रहे, उसके अंदर डेरिवेटिव मार्केट जो कमोडिटीज के हैं ये बहुत अहम पार्ट करेंगे, इसमें रोल प्ले करेंगे। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, पोस्ट कोविड चाइना प्लस पॉलिसी जो है वो शुरू हुई है। पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब। अगर ये इंडिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो यहाँ पर हमारे को हेजिंग, कमोडिटी की हेजिंग करने की जरूरत है। ये जो हमारा ट्रेड है ये बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट की तर्ज है मेक इन इंडिया, हम कहते हैं ट्रेड इन इंडिया भी होना चाहिए। जो यहाँ हेजिंग होती है वो बाहर ना जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो उसको रैशनलाइज किया जाए। हमारे यहाँ सीटीटी एक बहुत मेजर कॉस्ट होती है कमोडिटी के अंदर, जिसको हमने गवर्नमेंट से बोला है कि उसको रैशनलाइज किया जाए, उसको कम किया जाए या खत्म किया जाए, या उसके अंदर 88E का बेनिफिट जो है वो दिया जाए। 2013-14 में ये सीटीटी इंट्रोड्यूस हुआ था, तब हमारा हर डेली का वॉल्यूम जो था कमोडिटीज मार्केट का वो 90,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, जो कि गिर के 30,000 करोड़ रह गया, यानी 1/3 वॉल्यूम, 1/3 रह गया। ये सिर्फ हम रिलेट कर पाते हैं सीटीटी से, या ट्रांजैक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है। एक और डाटा पॉइंट बोलूंगा आपको कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। वहां पर एक ही कीमत पे अगर हम कॉपर खरीदने जाते हैं जो कि इंडस्ट्रियल मेटल है, वो हम इंडिया के अंदर एक ही दाम पर 1 करोड़ का खरीद सकते हैं। चाइना की इतनी डीप मार्केट्स हैं, वही कॉपर जो है वो 47 टाइम्स हम खरीद सकते, 47 करोड़ का कॉपर खरीद सकते हैं एक ही रेट के ऊपर। तो इतनी डेप्थ है। अगर हमारे को इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जो कि हमारी एस्पिरेशन है कंट्री की, और जो पूरा वर्ल्ड देख रहा है जैसे सप्लाई चेन चेंज हो रही है, इंडिया में काफी काम आ रहा है, तो हमारे को ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा।
ओके, तो ये कुछ मांगे सीपीआई की तरफ से, लेकिन सबसे बड़ी मांग इनकी यही है कि सीटीटी को या तो खत्म किया जाए या उसे कम किया जाए, ताकि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अगर कम होंगे तो डेफिनेटली इसका फायदा पूरी इंडस्ट्री को होगा। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो ट्रेडिंग हब बनाने की ओर भी कदम उठाने होंगे, ताकि वो तभी बनेगा जब हम कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम करेंगे। हेजिंग के लिए यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने की जरूरत है। हमारे साथ एनमी के प्रेसिडेंट कमलेश शाह जी है। सर, आपकी क्या डिमांड है? आप इतने बड़े संगठन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर जितने हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोगों की पहली डिमांड क्या है बजट से इस बार? धन्यवाद हमें मौका देने के लिए। देखिए, जैसे वाधवा साहब ने भी बताया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा है। जब एसटीटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो कैपिटल गेन की जगह पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया था और कैपिटल गेन में रिलीफ दी गई थी। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स भी आ गया और उसके अलावा जो 88E की रिलीफ मिलती थी उसे भी हटा गया। अब इससे होता क्या है कि डबल टैक्सेशन का केस बनता है। एक ही ट्रांजैक्शन पर हम मल्टीपल टैक्स पे कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये टैक्स रेशनलाइजेशन होने से ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी, इससे लिक्विडिटी डेप्थ बढ़ेगी, कैपिटल मार्केट को बढ़ावा मिलेगा और कैपिटल मार्केट का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है जब हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिले। अगर वो बूस्ट चाहिए तो कैपिटल मार्केट को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जैसे मेरे कलीग ने भी बोला इंडस्ट्री स्टेटस के बारे में, तो ये इंडस्ट्री स्टेटस मिलने से भी काफ़ी रिलीफ हो जाएगी, फंडिंग अवेलेबल होगी, लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाएंगे और हम ग्लोबल पीयर्स के साथ कंपटीशन कर पाएंगे और हम हमारे ग्राहकों को इतनी सुविधा दे पाएंगे और कस्टमर बेस भी बढ़ा पाएंगे, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को पैसे रेज करने में मदद मिलेगी और इससे एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। तो हमारी सिंपल रिक्वेस्ट यही है कि भले ही एसटीटी कम ना करे बट 88E का बेनिफिट जरूर दे, जिससे कि डबल टैक्सेशन ना हो और ट्रांजैक्शन कॉस्ट उतनी कम हो, लिक्विडिटी डेप्थ मार्केट में बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में जुड़े। पिछले 3 साल में हमने देखा है कि जो इन्वेस्टर का बेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आगे भी अगर हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना अचीव करना है तो हमें ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट से जुड़े और उनकी सेविंग्स है वो प्रॉपरली चैनलाइज हो और वो सेविंग्स सारी इंडस्ट्री को काम में आए, जिससे कि इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिले। तो हमारी ये सिंपल रिक्वेस्ट है कि 88E को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे कि सारी इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा। ये कॉस्ट न्यूट्रल है गवर्नमेंट के लिए, इससे गवर्नमेंट का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे ही उनकी रेवेन्यू में भी बढ़त होगी। ओके, यानी 88E का जो बेनिफिट पहले मिलता था उसे वापस से रीइंट्रोड्यूस किया जाए और ताकि इससे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मार्केट में पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा और सरकार को तो कुछ नुकसान नहीं होगा, उल्टे वॉल्यूम बढ़ने से और भी। लेकिन इनकी एक और डिमांड ये है कि एसटीटी अगर नहीं भी घटाया जाए तो कम से कम 88E वाला जो पहले रिबेट मिलता था वो रिबेट आपको वापस से दिया जाए। वाधवा साहब के पास वापस से चलते हैं। सर, अब एक अहम सवाल जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में चर्चा होती है वो एग्री वादा में जिस तरह से बैन लगाया गए थे अचानक से, इससे मार्केट सेंटीमेंट, एग्री वादा में जिस तरह से बैन लगाया गए थे अचानक से, इससे मार्केट सेंटीमेंट काफी हर्ट होता है। क्या इस दिशा में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है, ताकि कभी भी या तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव कोई एग्री कमोडिटी है तो उसको एक अलग कैटेगरी में आप डाल दें, फिर एक नॉन सेंसिटिव अलग कैटेगरी बना दें, ताकि इस तरह की दिक्कतें ना हो। अगर आपको इंस्टीट्यूशनल भागीदारी बढ़ानी है, एफपीआईज की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, तो ऐसे में किस तरह की पॉलिसी बजट से आप लोग उम्मीद करें ताकि मार्केट ज्यादा पारदर्शी हो और लोगों का पार्टिसिपेशन एक ब्रॉडर लेवल पर हो? मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी इस बात से। जब 2004 के अंदर ये कमोडिटीज एक्सचेंजेस बने थे तो इसका बेसिक पर्पस यही था कि एक तो एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी हो और प्राइस हेजिंग हो पाए, और इसके अंदर एक और ये इसका मोटिव था कि हम जितना अपना फार्मर है उसको लेकर आएंगे, चाहे वो डायरेक्ट आएगा या एफपीओ की तरफ से आएगा, बट वो पार्टिसिपेट करेगा इस मार्केट में। अपना जो उसका
बेसिक हमारे यहाँ पर फार्मर जो है पोस्ट हार्वेस्ट उसका मेन चैलेंज होते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी इस मार्केट से कि कहीं ये स्पॉट मार्केट से लिंक हो जाएगी और पोस्ट हार्वेस्ट जो उनका डिस्ट्रेस है उसको भी कहीं पूरा करा जाएगा। तो फ्रॉम सीपीआई साइड हमने गवर्नमेंट से एक और डिमांड करी है अदर देन द मार्केट कि जो मंडीज हैं उसके वहां पर साइलोज होने चाहिए, वेयर हाउसिंग होनी चाहिए, जिससे कि जो फार्मर जब एक बार मंडी में जाता है उसको वापसी अपना जो प्रोड्यूस है उसको वापसी ना ले जाना पड़े, वहीं पर वो कुछ दिन वेट करे जिससे उसको अच्छा प्राइस मिले और उसको बेच पाए उसके। और इसी तरह से उसको फर्टिलाइजर मिले, एफपीओ को हमको बढ़ावा देने की जरूरत है, तो उनको कैसे इंसेंटिवाइज करना है इसका हमने एक नोट बना के दिया है गवर्नमेंट को। दूसरी आपने बात करी जो एग्री जो कमोडिटीज हैं जो बैन हुई हैं, ये हमारा ऑल्दो ये बजट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, लेकिन हमने गवर्नमेंट को अप्रोच करा है और यही बोला है कि हम ये जो हेजिंग है ये अगर हम इसको बाहर ले जाएंगे तो जो इंटरनेशनल खासकर कमोडिटीज हैं तो उसको हमारे को वापसी लाने की जरूरत है, इसको रीइंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूं, अभी हमारी सीडक की मीटिंग हुई थी विच इज कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी, तो वहां पर भी ये मुद्दा उठाया गया था कि इनको कैसे हम वापसी लेकर आया जाए इन एग्री प्रोड्यूस जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो सेबी जो हमारा रेगुलेटर है वो बड़ा प्रोग्रेसिव प्रैग्मेटिक है, वो भी अप्रोच कर रहा है गवर्नमेंट को, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री को कि कैसे हम जल्दी से जल्दी वो 7 जो कमोडिटीज हैं उनको वापसी लाया जाए। एक और मैं बताना चाहूंगा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनी है, स्टैंडिंग कमेटी बनी है, जिसके अंदर सेबी भी है, हम भी हैं और गवर्नमेंट भी है। वो हमेशा इस मुद्दे को देखेगी कि कभी भी कमोडिटी अगर कोई बैन करनी है तो वो पहले उस कमेटी के अंदर जाएगा, वो अप्रूव करेगी या वहां डिस्कशन होगा, तो तभी ये कोई चीज जो है, कोई कमोडिटीज जो है वो बैन हो पाएंगी। और सेंसिटिव कमोडिटी का जैसे आपने कहा, तो ये सीडेक कमेटी के अंदर ये भी डिस्कस हुआ था, सिर्फ नैरो और जो ब्रॉडर कमोडिटी है ये क्लासिफिकेशन किया गया है। सेंसिटिव कमोडिटी के लिए सिर्फ ये है कि क्या एसओपीज होने चाहिए एक्सचेंज एंड पे, तो उसके लिए हमारे को इसको कैटेगराइज करना है सेंसिटिव, अदरवाइज हमारे को कोई जरूरत नहीं है सेंसिटिव कमोडिटी को कैटेगराइज करने की। हालांकि ये जो एग्री बैन का मुद्दा है वो बजट के बाहर का मुद्दा है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की तो डेफिनेटली जरूरत है ताकि लोगों का भरोसा इस मार्केट पे, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट पे बढ़े। कमलेश शाह जी आपके पास फिर से आएंगे। सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर क्या उम्मीद है? आप लोगों ने क्या प्रस्ताव रखा है? क्या इस बार उसमें कुछ राहत की उम्मीद या कुछ बदलाव की संभावना है, या आप भी चाह रहे हैं कि स्टेबिलिटी हो, स्टेबल है मार्केट तो जरूरत नहीं कि उसमें बदलाव की, ताकि कुछ पैनिक हो, इसलिए कि हर तरह के रिएक्शन आते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। आप लोगों ने क्या डिमांड रखी है? देखिए, हमने इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, बट मेरा ये जरूर मानना है कि टैक्स स्टेबिलिटी बहुत ही जरूरी है, खास करके कैपिटल मार्केट के लिए जो सेंटिमेंट से ड्राइव होता है। तो कोई भी टैक्स बढ़ाने से रेवेन्यू में कोई बढ़ोतरी होने के चांस नहीं है, वो कैपिटल मार्केट के लिए डैम्पनर होगा। हाँ, रैशनलाइजेशन एक मुद्दा है जो हम उसके पर कुछ सोच सकते हैं और उसमें जो सुधार लाने की आवश्यकता है वो हम कर सकते हैं। वो उससे क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और लोगों का भरोसा भी बना रहेगा। तो मेरा यही मानना है कि टैक्स स्टेबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, हर एक एसेट क्लास की अलग वैल्यू है और अलग उनका जो इन्वेस्टमेंट में अलोकेशन होता है वो अलग तरीके से होता है। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है और वो मोस्ट लिक्विड होता है, जिससे कि लोगों की ज़रूरत को उसमें पूरा किया जाए। और बार बार टैक्स रेट चेंज करने से इसके सेंटिमेंट पर इफेक्ट हो सकता है। तो मेरा यही मानना है कि टैक्स में स्टेबिलिटी बनी रहे और ज़्यादा चेंजेस ना हो। ओके, यानी टैक्स में स्टेबिलिटी बनाने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म टैक्स की ऐसी पॉलिसी और सिंप्लीफाइड पॉलिसी हो ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो और जो लोगों में पैनिक का माहौल ना बने बार बार बदलाव से, और इस तरह की पॉलिसी बनानी जानी चाहिए। वाधवा साहब, एक और मेरा सवाल होगा पार्टिसिपेशन को लेकर। कम्युनिटी वायदा में पार्टिसिपेशन से मैंने पहले भी बात की थी और अभी भी वो सवाल पूछ रहा हूँ, 2 दशक हो गए हैं, तो सीपीआई की तरफ से ग्राउंड पर क्या कुछ हो रहा है? कैसे पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, ज्यादा भागीदारी बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आप एपीओज की बात कर रहे थे कि एपीओज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है, मंडियों में जाकर किसानों को जागरूक करने की जरूरत है, ट्रेडर्स को जागरूक करने की जरूरत है। इतना बड़ा हाजिर का बाजार है अपना कमोडिटी का, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडर्स कम्युनिटी की तरफ से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वॉल्यूम देखिए कितना थिन वॉल्यूम है।
क्या सिर्फ सीटीटी की वजह से ही वॉल्यूम कम है या अवेयरनेस की प्रोग्राम की कमी है? सिर्फ मैं आप सीपीआई को ही नहीं उसमें कह रहा हूं कि सीपीआई की तरफ से वॉल्यूम कम हो रहे हैं, एक्सचेंज की तरफ से, मीडिया हाउसेस की तरफ से, हर जगह से अवेयरनेस की कमी है, ब्रोकिंग कम्युनिटी की तरफ से कमी है। क्या कमी रह गई कि हमारे वॉल्यूम इतने कम है कमोडिटी मार्केट के? देखिए, मैं 2 साल पहले एक टोक्यो गया था, आईएसको की मीटिंग थी, तो वर्ल्ड के सारी एक्सचेंजेस आती हैं उसके अंदर। वहाँ पर ये बोला गया था कि अगर हमारे को फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेशन करवाना है, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी ही उसका जवाब है और कोई जवाब नहीं है। इसमें हम एक्सचेंजेस के साथ मिलके, जैसे आपने कहा, हम मंडियों में जा रहे हैं, पीओस के साथ एंगेज कर रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि इन मार्केट्स का क्या फायदा वो उठा सकते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर और अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। जैसे आपने कहा, मैं अपने कमलेश भाई से एकदम सहमत हूं कि हमारे को टैक्सेशन के अंदर उनकी बात को ऐड करूंगा, हमारे को पॉलिसी जो है वो स्टेबल चाहिए इस कंट्री के अंदर। पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है, अगेन मैं बोलूं चाइना +1 की पॉलिसी सारे देख रहे हैं, तो हमारे को रिस्क कैपिटल भी चाहिए इस कंट्री के अंदर। गवर्नमेंट की जितनी इंफ्रा स्पेंडिंग है उसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उन सब के लिए हमारे को टैक्सेशन जो रिजीम है हमारी वो स्टेबल होनी चाहिए। और एज फार एज कमोडिटी का कंसर्न है तो लिटरेसी मेरे हिसाब से उनको लिटरेसी और लिटरेसी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वही एक शब्द है जो मैं बोलूंगा, वही चलेगा। हमारी तरफ से भी, एक्सचेंजेस की तरफ से भी हमारे को सबको मिलके काम करना है और इसकी अवेयरनेस बढ़ानी है कमोडिटी की, उसको स्पॉट मार्केट के साथ लिंक करना है और अवेयरनेस बढ़ानी है। यानी अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है, दायरा बढ़ाना है, तो अवेयरनेस ही बढ़ाना पड़ेगा। ग्राउंड पर काम करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आने की जरूरत है। धन के फाउंडर जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, आप लोग ग्राउंड पर क्या कर रहे हैं? आप टेक्नोलॉजी के सहारे ही सिर्फ लेकर बैठे हैं, ग्राउंड पर भी जाकर काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? सर विश्वनाथ जी, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारा इनिशिएटिव लिया है। लास्ट 6 महीने में अगर आप देखें तो हम लोग ने करीब 10 शहर में हम लोगों ने ग्राउंड में जाके ये समझने की कोशिश की है कि आज जो यूज़र है उसे क्या चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी या मार्केट के लिए अंडरस्टैंडिंग कितना है। हम लोगों ने हज़ारों लोगों से इंटरेक्ट किया है और रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है अभी तक तो। लेकिन जहाँ तक बजट की बात है विश्वान जी, मैं 2 चीज़ एक्सपेक्ट करूँगा इस बजट में। पहला है कि अगर हमें रियली एक बड़ा मार्केट बनना है और एज कैपिटल मार्केट को हमें और ग्रो करना है, तो 2 चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला है फाइनेंशियल इंक्लूजन या फाइनेंशियल लिटरेसी। मेरे ख्याल से कुछ एजुकेशन पॉलिसी में चेंज ज़रूर आना चाहिए ताकि हम बहुत अर्ली स्टेज पे बच्चों को ये सिखा पाएँ कि फाइनेंशियल सेविंग्स, फाइनेंशियल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे लोग जब अर्न करना शुरू करते हैं तब जाके वो समझते हैं कि एक्चुअली सेविंग्स क्या होता है। तो वो अर्ली स्टेज पे अगर सिखाने से वो उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मार्केट्स, टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा। और जिस हिसाब से जो स्टेप्स लिए गए हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स को लेके, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड को लेके, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है जो हेल्प कर रहा है। दूसरा एक बड़ा फैक्टर है कि अगर हमें रियली कैपिटल मार्केट को चैनलाइज करके यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन अगर करना है या इंडस्ट्री को फंड रेज करने में हेल्प करना है, तो हमें वो इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े। तो एफडीआई की बहुत ज़रूरत है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस चाहिए। तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो बजट होगा ये सिर्फ नेक्स्ट 1 साल के लिए नहीं होगा, ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बजट होना चाहिए जिसमें हम 5 साल 10 साल के लिए वो एक बेस तैयार करें और उसका शुरुआत इस बजट के बाद से ही हो। ओके, यानी एक फ्यूचरिस्टिक बजट चाहिए इस बार सरकार से ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी की दिशा में एक कदम बढ़े। और एक बहुत अच्छी बात कही जय ने कि अगर फाइनेंशियल लिटरेसी आपको बढ़ानी है तो सिर्फ ग्राउंड पे काम करने के साथ साथ आपको स्कूल और कॉलेजेस तक भी पहुंचना होगा। कॉलेज के करिकुलम में इस तरह के कोर्सेस वगैरह को इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि नए युवा भी इस ओर आकर्षित हो और नए युवाओं की भागीदारी हो। सर, ग्राउंड के अलावा और क्या कुछ सीपीआई की तरफ से किया जा रहा है? फाइनेंशियल एजुकेशन की वो बात कर रहे थे, और क्या कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में भी जाके सीपीआई कुछ काम कर रहा है ताकि कमोडिटी को लेकर कुछ भागीदारी बढ़े, कुछ जागरूकता बढ़े? उस दिशा में कुछ कदम सीपीआई की तरफ से कोई प्लान है इस साल, नए साल में?
देखिए, हम सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस में, जैसे आपको बताएं, आईआईएम के अंदर हम 3 या 4 आईआईएम्स हैं, उनके साथ बड़ा क्लोजली काम कर रहे हैं। उसमें रिसर्च भी की जा रही है उनके प्रोफेसर्स के साथ मिलके कि कमोडिटीज़ मार्केट का क्या दायरा होना चाहिए, कितना इसके अंदर स्कोप है। ये सारी रिसर्च भी चल रही है हमारी डिफरेंट आईआईएम्स के प्रोफेसर्स के साथ। बाकी इंस्टीट्यूशन में भी हम जा रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ जैसे कि ये जितना जल्दी सिखाया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया, मैं आईएसको में गया था 2 साल पहले टोक्यो के अंदर, तो वहाँ पर कार्टून्स जो हैं उनकी, जैसे हमारे यहाँ पर कार्टून की बुक होती हैं, तो उन्होंने मार्केट सिखाई हुई है इन कार्टून से। इतना जल्दी वो सिखाते हैं मार्केट में पर्सनल फाइनेंस और अपने आप की कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे सेविंग होती है, कब कब आपको पैसे की ज़रूरत होती है आपकी लाइफ में। तो ये अर्ली जितना समझाया जाता है उतना अच्छा रहता है। उसी दिशा के अंदर सीपीआई भी, क्योंकि ये जो है ये इन्वेस्टमेंट मार्केट नहीं है, कमोडिटी मार्केट, ये मोर ऑफ ए हेजिंग मार्केट है। तो इसके अंदर हमारे को फार्मर्स के पास ही जाना है। जैसे मैंने आपको कहा, एफपीओज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम फार्मर से जा सकते हैं। अमूल एक एफपीओ है, देखिए उसका कितना बड़ा दायरा है, पूरे किसी भी एफएमसीजी कंपनी से बड़ी कंपनी है अमूल। तो इसी तरह से अगर हम अपने एफपीओ को इनकरेज करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनके जितने पार्टिसिपेंट्स हैं फार्मर्स को उनके थ्रू लेकर आएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, तो ये मार्केट बहुत बढ़ने वाला है। ये मेरा पूरा विश्वास है इसके। यानी ऑप्टिमिस्टिक है, काफी लग रहा है कि अगर काम किया जाए, अगर कॉलेज स्कूल कॉलेजेस तक करिकुलम तक नए युवाओं तक पहुंचना है तो आपको नए युवाओं को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। हालांकि सीपीआई की तरफ से बहुत काम किया भी जा रहा है। अब एनवी के प्रेसिडेंट सर, आपके मेंबर्स की लेंथ भी बहुत बड़ी है, डीप पॉकेट्स हैं, क्या आप लोगों की तरफ से क्या ऐसा किया जा रहा है फाइनेंशियल अवेयरनेस की दिशा में? क्योंकि अभी भी लिटरेसी को अगर देखें, फाइनेंशियल लिटरेसी को, तो दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज है उससे हम काफी कम है। यूएस से तो तुलना ही नहीं कर सकते, बाकी छोटे छोटे कंट्रीज भी हमसे काफी आगे हैं। क्या दिक्कत रह गई है? क्या ट्रेडर्स तक ही हम सीमित रह गए हैं या फाइनेंशियल लिटरेसी का दायरा बहुत बड़ा है, वहां पर काम करने की जरूरत है? देखिए, आपके सवाल को मैं कोविड पीरियड से जोड़ना चाहूँगा। कोविड पीरियड ने वैसे बहुत सारी मुश्किलें पैदा की, मगर उतनी ही सारी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई है। फिनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट था जो हर दिन चला था, एक दिन भी बंद नहीं रहा था। और ये पीरियड में जितने नए इन्वेस्टर जुड़े हैं उतने कभी हमारी हिस्ट्री में जुड़े नहीं थे। 4 करोड़ डिमेट अकाउंट थे, आज 10.5 करोड़ डिमेट अकाउंट हो गए हैं। और इन्वेस्टर बेस भी 12.5 करोड़ का पहुंच गया है। और हम इवन एफआईआई ने कोविड पीरियड से अब तक लेकर 2.5 लाख से ज़्यादा करोड़ के शेयर बेचे हैं। वो सारा रिटेल इन्वेस्टर ने उसे एब्सॉर्ब किया है। हमने देखा है कि नया क्लास ऑफ इन्वेस्टर जुड़ा है, जिसमें स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन है, हाउसवाइफ है, पार्ट टाइमर्स है, बिजनेसमैन है, आईटी प्रोफेशनल्स है जो घर से काम करते हैं। तो ये कोविड पीरियड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और फिनेंशियल मार्केट टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन की वजह से ये सारी मुश्किलें दूर कर सका और सीमलेस सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड कर सका, जिससे कि हमारा कैपिटल मार्केट निरंतर बढ़ता रहा, नए लोग जुड़ते गए, इन्वेस्टमेंट बेस बढ़ा और आज रिटेल का पावर इतना अच्छा हो गया है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेस बन गया है। और आगे जाके अब हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। नेक्स्ट 10 years बिलोंग्स टू इंडिया। मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में बताया है रिसेंटली कि इंडिया 10 साल में $7.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 ट्रिलियन करोड़ होगा। तो उम्मीदें काफ़ी है और हमें लग रहा है कि नए लोग जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन बढ़ रहा है। अब टेक्नोलॉजी की वजह से हम टायर 2 टायर 3 में भी पहुंच सकते हैं। उनको वेब प्रोग्राम के द्वारा भी उनको काफ़ी सारे हम एजुकेटिव प्रोग्राम करते हैं। इस साल ही एनवी ने 100 से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम किए हैं जो वेब बेस्ड थे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंची है। और हम मानते हैं कि कैपिटल मार्केट अभी ग्रोथ के लिए काफ़ी तैयार है और ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है काफ़ी पॉजिटिव है और उससे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। इंडिया अगेन हैज़ बिकम ए फेवरेट डेस्टिनेशन। तो ज़रूर हमने
सारी वर्ल्ड इकोनॉमी को आउट परफॉर्म किया है और हम चाहते हैं कि ये मोमेंटम जो बना है वो बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज करें। कोविड पीरियड ने हमें ये सिखाया है कि बचत क्यों करना है और कैसे करना है, तो हम ये बचत का सबसे अच्छा उपयोग कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं। आज एसआईपी, म्यूचुअल फंड एक जरिया बन गया है जिससे कि लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 5 साल पहले एसआईपी करीब 4 से 5 हज़ार करोड़ थी महीने की, अब वो जाके 13 करोड़ 14 करोड़ तक पहुंची है। तो लोग जुड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और बजट में जो बूस्ट मिला है उसकी वजह से हम और भी आगे बढ़ पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। ओके, यानी लगातार कोशिश यही है आगे बढ़ने की, और कोशिश एक्सचेंजेस के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी तरफ से हो रही है। लेकिन अब देश में इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी इतनी ज़्यादा है, तो उस दिशा में काम तो चल रहा है लेकिन वक्त ज़रूर लग रहा है। सर, कमोडिटी में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, एक कमोडिटी के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च को मंजूरी मिल चुकी है। क्या लग रहा है, अगर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है तो क्या मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट में माइक्रो, मिनी भी एग्री मार्केट में भी लेकर आना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो? एक कमोडिटी मार्केट में 91 कमोडिटीज हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अलाउ करा हुआ है कि इसमें ट्रेड हो सकता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 30 कमोडिटी हैं जिसके अंदर हमारे यहाँ काम होता है। बाकी कमोडिटीज में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, सेबी ने अलाउ करा है कि एक्सचेंजेस को बार बार गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है अगर उनको मिनी कॉन्ट्रैक्ट लाने हैं या छोटे कॉन्ट्रैक्ट लाने हैं। इंडिया की एक बड़ी पिक्यूलियर चीज है, यहाँ की जो वर्जिन मार्केट है, मेन मार्केट है, उसके अलावा सेकेंडरी मार्केट बहुत है। आप देखिए यहाँ पर कॉपर, एल्युमिनियम रीप्रोसेसिंग बहुत होता है। इसको रीप्रोसेस करके सेकेंडरी जो यूजर है उसको बहुत यूज करता है। वो इस मार्केट को तभी पार्टिसिपेट कर पाएगा जब उसको छोटे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। हमने ये देखा जैसे गोल्ड के अंदर मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स आए, छोटे कॉन्ट्रैक्ट आए, तो छोटा ज्वेलर जो है उसने उसको पार्टिसिपेट करा। काफी उसको जितनी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने मार्केट में आए, मार्केट से डिलीवरी लेनी शुरू करी या उसमें हेज करना शुरू करा। तो इंडिया के अंदर जो मल्टी कॉन्ट्रैक्ट वाला जो अभी अलाउ हुआ है ये बहुत पॉजिटिव कदम है हमारी इकोनॉमी के लिए। ये बहुत पेक्यूलियर है, हमारे को सिर्फ वेस्ट से कॉपी नहीं करना, अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारे को लगता है इसकी बहुत जरूरत थी। अगेन कमलेश जी की बात को मैं एक बार आगे लेकर जाता हूं कि जब 2 ट्रिलियन इकोनॉमी थी तो हमारे यहाँ 20 लाख करोड़ रुपए की सेविंग होती थी, हाउस होल्ड सेविंग। जो हम सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स करें तो ये 50 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। 5 लाख करोड़ का जो फैमिली सेविंग है उसको हम लोगों ने चैनलाइज करना है। तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई वो ऐसी पॉलिसी लेकर आए जिसके अंदर ये जो सेविंग है ये चैनलाइज हो इन्वेस्टमेंट में। मैंने पहले भी कहा था इंडिया को रिस्क कैपिटल की जरूरत है। अगर इसको बड़ा बनना है, 7.5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वहां हमारे को रिस्क कैपिटल चाहिए। रिस्क कैपिटल तभी आएगी जब हम चैनलाइज कर पाएंगे इस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में। यानी कुल मिलाकर पूरी इंडस्ट्री की यही उम्मीद है कि इस बार का जो बजट है वो फ्यूचरिस्टिक बजट होना चाहिए और लार्जर पार्टिसिपेशन कैसे कैपिटल मार्केट में लाया जाए, चाहे वो इक्विटी मार्केट में हो या कमोडिटी मार्केट में हो, और कैसे पूरी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाए जो मार्केट इंटरमीडिएट जैसा जैक कह रहे थे। तो इस तरह से इन लोगों की डिमांड थी, ब्रोकर्स संगठन है उनकी क्या डिमांड थी हमने आज रखी बजट की इस खास पेशकश में। लेकिन इस खास पेशकश को यही समेटते हैं। शुक्रिया वाधवा साहब आपका, कमलेश शाह जी आपका, जय आपका, आप लोगों ने वक्त दिया हमारे लिए। लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी यहाँ पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।